पढ़ लिया है कि किस तरह से स्पर्मेशिया जो है वो कार्पोगोनिया की नेक जो है ट्राइकोगाइन पे आके लगेगा, टिप पे कॉमन वॉल डिज़ोल्व होगी और यहाँ पे एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाएगा। यहाँ पे आपका जाइगोट बन चुका है। अब जाइगोट बनने के बाद देयर आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ये जाइगोट बन गया आपका डिप्लॉयड, इसके बाद कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होंगी। उनके लिए एक बार हम दोबारा से यही वाली स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। अभी हाँ जी, तो बेटा ये स्ट्रक्चर है हमारी किसकी, दिस इज़ फीमेल गमेटोफाइट, और ऊपर जो आप बनाया हुआ है ये आपका फीमेल ट्राइकोब्लास्ट हो गया, हाँ ये वाला। अच्छा, अब आप पढ़ चुके हो कि ये बेसल सेल है, सपोर्टिंग सेल 3-4 ऊपर कार्पोगोनियन इनिशियल्स, यहाँ पे स्पर्मेशिया आके लगा था टिप पे, और डिप्लॉयड जाइगोट। अभी ये जो है ये डिप्लॉयड जाइगोट बन चुका है, ठीक है, ये 2n है जाइगोट। अच्छा, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या है, पहली चीज़ है कि ये जो लेटरल स्टेराइल एलिमेंट है ना, ये वाला लेटरल स्टेराइल फिलामेंट, ये 2 सेल से बढ़ के ये 10 सेल के आसपास हो जाता है। कितने सारे इसकी डिविजन्स हो जाएंगी, मैं पीछे बना रहा हूँ वैसे पीछे क्योंकि स्पेस का कंस्ट्रेंट है, अदरवाइज़ आगे की तरफ बनते हैं ये 10-12 इस तरह से ना लंबे सारे, ये सारे इनिशियल्स बन जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो बेसल आपका बेसल स्टेराइल फिलामेंट है ये भी 2-3 सेल बन जाएंगे। तो लेटरल और बेसल ये दोनों ही बहुत सारे इनके डिवीजन्स हुई, बेसल की 2 ही डिवीजन्स हुई, लेटरल की बहुत सारी डिवीजन्स हुई। इन दोनों का काम जो है ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो सपोर्टिंग सेल था इसने एक सेल और बनाया दूसरी तरफ, अब इसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी सेल, दिस इज ऑक्सिलरी सेल अपनी ऊपर वाली साइड पे। अब ये जो ऑक्सिलरी सेल है इसने क्या किया, एक ट्यूबुल कनेक्शन बना लिया किसके साथ, अपने ऊपर वाले जो कार्पोगोनिया है जिसमें जाइगोट पड़ा हुआ है उसके साथ एक कनेक्शन बना लिया, इसको कहते हैं ट्यूबुलर कनेक्शन। ट्यूबुलर एक ट्यूब बना ली, बस इतना समझ लो। अब क्या होगा, जो डिप्लॉयड जाइगोट है, ये डिप्लॉयड जाइगोट जो है ये माइटोसिस से डिवाइड करेगा, माइटोसिस से डिवाइड करेगा तो 2 सेल बन जाएंगे, एक तो यहीं रहेगा ये जाइगोट, दूसरा इस ट्यूब के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा। तो एक जाइगोट में ही रहा, सॉरी कार्पोगोनिया में रहा यहीं पे, दूसरा यहाँ पे आ गया। अब ये भी क्या है, दिस इज़ अगेन कॉपी ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। जाइगोट आपका कहाँ पहुँच चुका अब, ऑक्सिलरी सेल के अंदर। ऑक्सिलरी सेल का अपना जो हैप्लॉयड न्यूक्लियस था वो डीजेनरेट कर जाता है, उसका अपना सेल डीजेनरेट कर गया, ऊपर से जाइगोट वाले की कॉपी इसके पास आ गई, ठीक है। अब ये सब होने के बाद अब ऊपर वाले किसी भी स्ट्रक्चर का काम नहीं रहा, तो क्या होता है, अब हम इसको रब कर देंगे, इनका कोई काम नहीं रहा, ये इनका काम हो गया ख़त्म। तो ये यहाँ से डीजनरेट कर जाते हैं। मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से डॉटेड शो कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ये सारा डीजनरेट हो गया, ठीक है। अब ये जाइगोट कहाँ गया, जाइगोट आपका ऑक्सिलरी सेल के अंदर पड़ा हुआ, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें डीजनरेट कर गई। अब आप नीचे देखो, मैंने ये वाला ऑक्सिलरी सेल बनाया, दिस इज़ ऑक्सिलरी सेल। अब क्या होगा, जाइगोट इसके बीच में पड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपका सपोर्टिंग सेल है, ये बेसल सेल है नीचे, है ना। अब यही स्ट्रक्चर पड़ी हुई है बस। अब ये जो डिप्लॉयड जाइगोट पड़ा हुआ है ऑक्सिलरी सेल के अंदर, ये अब माइटोटिकली दोबारा से डिवाइड करेगा, एक कॉपी और बनाएगा, ठीक है। एक दो ऐसे माइटोसिस के बाद ऐसे 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे ना, एक तो ऑक्सिलरी सेल के अंदर रहेगा, दूसरा है वो माइग्रेट कर जाता है ऊपर की तरफ। माइग्रेट कहाँ करेगा, ये जो ऑक्सिलरी सेल है इसकी बेटा एक छोटी सी आउटग्रोथ निकलती है ऊपर की तरफ इस तरह से, ठीक है। ये जो आउटग्रोथ है इसको कहते हैं हम, पहले तो छोटी होती है तो छोटी
जब होती है उसको कहते हैं गनीमोब्लास्ट इनिशियल। इस स्टेज पे हम कहते हैं गोनीमोब्लास्ट इनिशियल कहते हैं इसको। तो ये एक कॉपी इधर है, ये दूसरी कॉपी इधर आ गई ज़ाइगोट की, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये गनीमोब्लास्ट इनिशियल जो है, गनीमोब्लास्ट इनिशियल, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, अच्छा ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और ये कट कर लेता अपने आप को ऑक्सिलरी सेल से। अब इसको हम गनीमोब्लास्ट इनिशियल नहीं कहते, अब इसको हम कहते हैं गनीमोब्लास्ट फिलामेंट, ठीक है, इसको कहते हैं गनीमोब्लास्ट फिलामेंट। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे सेल्स पड़े हुए हैं, लेटरल सेल, यहाँ पे 2 सेल पड़े हुए हैं, है ना। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो आपका सपोर्टिंग सेल है, ये वाला सपोर्टिंग सेल, हाँ ये वाला सपोर्टिंग सेल, इसके अलावा आपका ऑक्सिलरी सेल, ये कार्पोगोनियल फिलामेंट्स अगर कुछ बचा हुआ है तो, ये स्टेराइल फिलामेंट्स लेटरल और बेसल, ये सारे फ्यूज़ कर जाते हैं, ये सारे इस तरह से फ्यूज़ कर जाएंगे एक दूसरे के साथ, एक ही बॉडी बन जाएगी, ये सारी एक ही बॉडी बन जाएगी, ये सारे आपस में फ्यूज़ कर गए। जब ये बेटा फ्यूज़ कर गए तो अब इस सारे टिश्यू को हम कोलेक्टिवली क्या कहते हैं, प्लेसेंटल एलिमेंट। इस सभी को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटल एलिमेंट, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ये जो गनीमोब्लास्ट में ज़ाइगोट डेवलप कर रहा है इसको, ठीक है। अब प्लेसेंटल एलिमेंट किसकी फ्यूजन से बना है, एक तो सपोर्टिंग सेल आया था, ऑक्सिलरी सेल आए, अगर कार्पोगोनियल फिलामेंट का कोई चीज़ बची हुई तो वो आ गई, इसमें लेटरल स्टेराइल फिलामेंट, बेसल स्टेराइल फिलामेंट, ये सारे फ्यूज़ कर जाएंगे एंड दे विल फॉर्म प्लेसेंटल एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये गनीमोब्लास्ट फिलामेंट हो गया, है ना। गनीमोब्लास्ट फिलामेंट जो है इसको हम एक तरह से कार्पोस्पोरेंजिया ही कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड कार्पोस्पोरेंजिया। अब जो इसके अंदर ज़ाइगोट है दैट इज़ कॉल्ड कार्पोस्पोर, ठीक है। इस स्टेजेस पे ये जो लाल वाली स्ट्रक्चर मैंने बनाई थी अभी, इस सारी प्लेसेंटल एलिमेंट के ऊपर जो अब लगी हुई है, अब इसको गनीमोब्लास्ट फिलामेंट की जगह क्या कहते हैं, कार्पोस्पोरेंजिया। और जो इसके अंदर ये ज़ाइगोट पड़ा था इसको अब हमने कह दिया कार्पोस्पोर, ठीक है। तो कार्पोस्पोरेंजिया के अंदर कार्पोस्पोर डेवलप कर रहा है और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है, पूरा डिप्लॉयड मास जो है, जिसमें गनीमोब्लास्ट फिलामेंट्स भी आ जाएंगे, ये कार्पोस्पोरेंजिया आ जाएगा। गनीमोब्लास्ट फिलामेंट ही होते हैं बेसिकली, उसका ऊपर वाला सेल होता है लेकिन यहाँ शो नहीं होता। ये सारी स्ट्रक्चर जो है ऊपर वाली, ठीक है, इसको हम कहते हैं कार्पोस्पोरोफाइट। अब ये सारी स्ट्रक्चर जो होगी ये कार्पोस्पोरोफाइट। अब ये आपको दिखाई कैसे देती है, मैं बना के आपको दिखा, अगर आप इसको देखोगे ना तो ये दोबारा से अगर बनाएं, आपकी बुक्स में बनी हुई हैं, तो ये इस तरह से कुछ गोल सी स्ट्रक्चर नज़र आती है आपको मैक्रोस्कोपिकली देखने में, ठीक है ना। इस तरह से आपकी पॉलीसाइफनस कंडीशन तो है ही है। ये मेन एक्सिस है ना, फीमेल गमीटोफाइट के ऊपर ही लगी हुई है ये, दिस इज़ फीमेल गमीटोफाइट, ये सारी स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके ये जो स्ट्रक्चर बाहर से देख रहे हो आप, दिस इज़ कॉल्ड सिस्टोकार्प, इसको कहते हैं सिस्टोकार्प। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है आपका कार्पोस्पोरोफाइट। अब कार्पोस्पोरोफाइट क्या था, बहुत सारा प्लेसेंटल एलिमेंट, छोटा सारा जो है ना ये वाला सेल, दिस इज़ गनीमोब्लास्ट इनिशियल, इसके ऊपर ये आपका कार्पोस्पोरेंजिया लगा हुआ है। कार्पोस्पोरेंजिया के अंदर क्या है, कार्पोस्पोर। तो ये जितनी भी इसके अंदर स्ट्रक्चर है, ये सारी स्ट्रक्चर को हम गनीमोब्लास्ट इनिशियल, कार्पोस्पोर, कार्पोस्पोरेंजिया और प्लेसेंटल एलिमेंट,
तो ये किसके अंदर पड़ी हुई है? सिस्टोकार्प। तो सिस्टोकार्प के अंदर जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं इनको कहते हैं हम कार्पोस्पोरोफाइट। ठीक है, कार्पोस्पोरोफाइट है ये। और ये किसके, कार्पोस्पोरोफाइट किसके अंदर पड़ा हुआ है? सिस्टोकार्प के अंदर। ठीक है ना, ये जो अर्न शेप स्ट्रक्चर है जिसकी एक ओपनिंग है, जिसको हम ऑस्टियोल भी कहते हैं, ये डबल लेयर्ड होती है पेरिकार्प। इसकी जो सिस्टोकार्प की कवरिंग है ना, ये डबल लेयर्ड है, वॉल इज़ डबल लेयर्ड। इसके अंदर सिस्टोकार्प के अंदर कार्पोस्पोरेंजिया भी पड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपका क्या निकलेगा? जब ये मैच्योर हो जाएंगे सिस्टोकार्प, है ना, और इससे ये इसके अंदर जो कार्पोस्पोर है ये मैच्योरिटी पे बाहर आ जाएगा। मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये यहाँ से भाई साहब बाहर आ रहे हैं। तो दिस इज़ कार्पोस्पोर। ठीक है, तो ये जैसे ही, अब ये पानी में है, मैरीन है, पानी में है, कार्पोस्पोर यहाँ से निकल जाएगा, इधर उधर ऑस्टियोल से निकलेगा, है ना, थोड़ी देर इधर उधर पानी में, क्योंकि फ्लैजेला तो है नहीं, सबस्ट्रेट ऑफ वाटर करंट के साथ इधर उधर भागेगा, या जहाँ जहाँ वाटर करंट इसको लेके जाएंगे। थोड़ी देर के बाद जैसे ही ये किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो ये वहाँ पे सेटल कर जाएगा। सॉलिड ऑब्जेक्ट मान लो ये है, इसके ऊपर ये सेटल कर जाएगा और अपनी एक वॉल बना लेगा। ये कार्पोस्पोर था, ऐसे सेटल हो गया। थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? ये अपनी एक वॉल जनरेट कर लेता है। अब ये यहीं पे अटैच होके डेवलपमेंट करेगा। इसकी जो है डिवीजन्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं, ट्रांसवर्स डिवीजन्स। और ये धीरे धीरे जो नीचे वाला सेल है ये इस तरह से राइजोइडल सेल बन जाता है। ऊपर वाले सेल्स जो हैं ये सेंटर में से इस तरह से डिवाइड करते हैं और पॉलीसाइफनस कंडीशन बन जाती है। ठीक है, इस तरह से। तो ये मेन दोबारा से अब ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना रहा है, क्योंकि ये कार्पोस्पोर डिप्लॉयड था, कार्पोस्पोर। अब ये गमीटोफाइट नहीं बनाएगा, ये भी डिप्लॉयड हुई, क्योंकि इसकी मियोसिस तो कहीं हुई नहीं, ये भी डिप्लॉयड बॉडी बन रही है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है ना। तो इस तरह से ये कुछ स्ट्रक्चर बना देता है डिप्लॉयड। अब इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, जो डिप्लॉयड है, दिस इज कॉल्ड टेट्रास्पोरोफाइट। अब इस इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्रास्पोरोफाइट। अब ये टेट्रास्पोरोफाइट बन गया और ये फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग। ये फीमेल गमीटोफाइट से जो कार्पोस्पोर रिलीज़ हो गया था सिस्टोकार्प में से, उसने बनाया ये फ्री लिविंग है, ये डिपेंडेंट नहीं है किसी पे। ठीक है, और ये मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सेम होता है, सिमिलर टू गमीटोफाइट। ये गमीटोफाइट जो है ना उनके जैसे ही नज़र आता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो टेट्रास्पोरोफाइट बना विच इज़ डिप्लॉयड, इसकी अगर आप एनाटमी चेक करोगे तो वो सेम है जैसे कि गमीटोफाइट में अरेंजमेंट है सेल्स का। वही सेंट्रल साइफन, उनके बाहर दोनों तरफ, चारों तरफ, मतलब पेरीसेंट्रल सेल है ना। ये तो 2D है ना, अगर 3D में इमेजिन करो तो इसके इस साइड पे भी पेरीसेंट्रल सेल होगा, इस साइड पे भी पेरीसेंट्रल सेल है, इधर भी पेरीसेंट्रल सेल है, इधर भी पेरीसेंट्रल, मतलब इस तरह से अगर सेंट्रल सेल है तो इधर पेरीसेंट्रल सेल, ये भी पेरीसेंट्रल सेल, ऊपर से अगर आप देख रहे हो पेरीसेंट्रल सेल्स हैं, है ना, ये इस तरह से। तो इसमें बेटा जैसे ये आपका सेंट्रल साइफन आ गया, ये आ गया आपके पेरीसेंट्रल सेल, इसके बाहर कॉर्टिकल सेल्स होते हैं, है ना। तो लगभग ऐसा ही अरेंजमेंट जो है ये दोनों में ही है, गमीटोफिटिक स्ट्रक्चर में भी और टेट्रास्पोरोफाइट में भी, इस तरफ भी ऐसा ही है। ये आपको 2 सेल नज़र आ रहे हैं क्योंकि 2D स्ट्रक्चर है। इसको आप इमेजिन करो पूरी गोल स्ट्रक्चर है, तो ऊपर से आपको इसी तरह से एक सेंट्रल साइफन नज़र आएगा, इसके आसपास पेरीसेंट्रल साइफन। अच्छा, तो अब अगर टेट्रास्पोरोफाइट को अब इस तरह से देखो कि ये सेंट्रल साइफन है, ये इसका ये जा रहा है ना ऊपर की तरफ, मेन एक्सेस। तो सेंट्रल सेल जो है उसके दोनों साइड पे पेरीसेंट्रल सेल है। अब जो ये पेरीसेंट्रल सेल है बेटा, ये वाला, अब ये पेरीसेंट्रल सेल लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करता है और 2 सेल बना देता है। एक को हम कहते हैं आउटर सेल
दूसरे को कहते हैं इनर सेल। आउटर सेल भी कई बार डिवाइड करता है और कवर सेल्स भी बना देता है ना। यहाँ ये खुद ही एज कवर सेल बिहेव करता है। इसका काम ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अलावा, कवर सेल बनाने के अलावा। ये जो इनर सेल है ये फिर एक बार डिवाइड करेगा और ये आपका सेंट्रल सेल है, सेंट्रल साइफन या सेंट्रल साइफन कह दो, सेंट्रल सेल कह लो। ये जो इनर सेल है ना ये बेटा डिवाइड करता है और ये अनइक्वल डिवीजन करता है इस तरह से कि नीचे वाला लंबा सेल थोड़ा सा और ऊपर वाला छोटा, इस तरह से, ठीक है। ऊपर वाला सेल जो है इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम मदर सेल, टेट्रास्पोरेंजियम मदर सेल, टेट्रास्पोरेंजियम मदर सेल। और नीचे वाला स्टॉक, और इसके इस साइड पे तो कवर सेल है ही है, या आउटर सेल या कवर सेल, ठीक है। अब ये टेट्रास्पोरेंजियम में जो न्यूक्लियस है ये आपको पता है डिप्लॉयड है ना। इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है डिप्लॉयड है। इस डिप्लॉयड की होगी मियोसिस, तो इससे 4 हैप्लॉयड सेल्स बन जाएंगे विच विल बिहेव एज हैप्लॉयड टेट्रास्पोर्स। ये टेट्रास्पोर्स की तरह बिहेव करते हैं और ये अरेंज किस तरह से हो जाते हैं, टेट्राहेड्रली, इस तरह से, एक इनके पीछे है तो 1 1 2 3 और चौथा पीछे की तरफ। तो ये इसलिए इनको हम टेट्रास्पोर्स भी कह देते हैं। अगर आप अब देखो पूरी स्ट्रक्चर टेट्रास्पोरोफाइट की, तो ये टेट्रास्पोरोफाइट जो है उसके अंदर आपको इस तरह से टेट्रास्पोर्स जो हैं ये अरेंजमेंट उनका इस तरह से दिखाई देता है बाहर से, ठीक है, इस तरह से। ये एक टेट्रास्पोर, दूसरा, तीसरा और चौथा पीछे, 1 2 3 चौथा पीछे, 1 2 3 चौथा पीछे, है ना। तो अगर आप ऊपर से देखोगे इसको तो आपको कवर सेल भी दिखाई देते हैं। यहाँ पे ये कवर सेल है, यहाँ पे कवर सेल है ना। ये कवर सेल्स आपको बाहर से दिखाई देते हैं, इस तरह से कवर सेल्स दिखाई देते हैं। दिस इज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेट्रास्पोरोफाइट, जो कि डिप्लॉयड बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी। इसमें ये क्या पड़े हुए हैं, दीज आर टेट्रास्पोर्स, क्योंकि ये मियोसिस से बने हैं तो ये हैप्लॉयड हैं। विद टाइम क्या होगा, ये जो इनके कवर सेल हैं ये स्प्लिट कर जाते हैं और यहाँ से टेट्रास्पोर जो हैं ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जैसे ही बाहर आते हैं तो ये 4 हैं, 4 में से पुत्र, क्योंकि ये 4 टेट्रास्पोर हैं, 2 मेल टेट्रास्पोर होते हैं, 2 फीमेल टेट्रास्पोर होते हैं। 2 मेल जो हैं ये 2 मेल गमीटोफाइट बना देंगे, जो 2 फीमेल हैं ये 2 फीमेल गमीटोफाइट ये बन जाएगा, है ना। तो गमीटोफाइट फिर दोबारा से वही स्पर्मेशिया, मेल वाले स्पर्मेशिया बनाएंगे, स्पर्मेशियम गमीट जो है मेल गमीट, इधर से वो कार्पोगोनिया के अंदर फिर एग, फिर दोनों में फर्टिलाइजेशन हो गई, फिर क्या बन जाएगा, एक कार्पोस्पोर निकलेगा सिस्टोकार्प में से। कार्पोस्पोर क्योंकि डिप्लॉयड होता है, ये फिर दोबारा से आपका वही बना देगा टेट्रास्पोरोफाइट जो ऊपर मैंने बनाया। इसकी फिर मियोसिस होगी तो टेट्रास्पोर्स बनेंगे, क्योंकि ये हैप्लॉयड हैं। ये फिर वही मेल, 2 मेल गमीटोफाइट 2 फीमेल गमीटोफाइट बन जाएंगे। तो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल चलता है। इसमें आप देखोगे कि आपके पास कितनी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ आई। एक तो आपका गमीटोफाइट आया, है ना, एक तो आपकी गमीटोफाइटिक बॉडी आ गई। फिर बीच में आपकी एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर आई, हालांकि वो सिस्टोकार्प या कार्पो स्पोरोफाइट, ये हालांकि इंडिपेंडेंट नहीं थी, ये डिपेंडेंट थी, लेकिन ये डिप्लॉयड थी, ये हैप्लॉयड थी। इसके अलावा टेट्रास्पोरोफाइट आया, ये भी डिप्लॉयड थी। तो इसलिए इस लाइफ साइकिल को हम बोल देते हैं डिप्लो हैप्लॉन्टिक। लाइफ साइकिल इज
डिप्लो डिप्लो हैप्लॉन्टिक। ओके।